हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ आज दिन भर रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे और खासतौर पर आज कैबिनेट की बैठक का पहला दिन था। लगातार जो है वो और 3 दिन ये बैठक चलने वाली है। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होने वाली है। फिलहाल आज की बैठक की बात करते हैं। आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई और ये बैठक आगामी 3 दिन तक यानी कि 31 जुलाई तक चलेगी। आज की इस कैबिनेट ने 2023 की तर्ज पर आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज देने की मंजूरी दी है और इस पैकेज के तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.30 लाख रुपए के मुआवजे को 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 12,500 रुपए के मुआवजे को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं क्षतिग्रस्त दुकान या ढाबे के लिए दिए जाने वाले 10,000 रुपए के मुआवजे को 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। राज्य सरकार क्षतिग्रस्त गौशालाओं के लिए 10,000 रुपए की बजाय 50,000 रुपए की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। किराएदारों के सामान के नुकसान या क्षति के लिए भी 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी, जबकि मकान मालिक को सामान के नुकसान के लिए 70,000 रुपए दिए जाएंगे। बड़े दुधारू पशुओं के नुकसान पर सरकार 37,500 रुपए के बजाय 55,000 रुपए प्रति पशु दिए जाएंगे, जबकि बकरी, सुअर, भेड़ और मेमने के नुकसान पर मुआवजा 4,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति पशु कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पॉली हाउस के लिए 25,000 रुपए और घरों की काद निकालने के लिए 50,000 रुपए का मुआवजा भी देगी। राज्य सरकार कृषि और बागवानी भूमि के नुकसान के लिए 3900 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा किसानों को देगी। गाद निकालने की गतिविधियों के लिए राज्य सरकार ने मुआवजा 1,500 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति बीघा कर दिया है। राज्य सरकार ने फसलों के नुकसान का मुआवजा भी 500 रुपए प्रति बीघा से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति बीघा कर दिया है। बैठक के दौरान हाल ही में आई आपदा और उसके बाद किए गए प्रतिक्रिया उपायों पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई और इस प्रस्तुति के बाद जो है वो एक ये बड़ा फैसला लिया गया। आपदा प्रभावितों के लिए हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से जो है वो आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आज सरकार ने राहत पैकेज घोषित किया है और इसी राहत पैकेज के अनुसार जो है लोगों को घर बनाने से लेकर तमाम जो सुविधाएं हैं राहत पैकेज के लिए सरकार देगी। और इसी तरह अब अगले फैसले की बात करते हैं। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य समुदाय संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से वन संरक्षण और विकास को मजबूत करना है और ये योजना पूरे राज्य में 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लागू की जाएगी। इस पहल के तहत समुदाय आधारित संगठन जैसे महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह और अन्य पंजीकृत सामुदायिक समूह वन संरक्षण और विकास गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होंगे। प्रत्येक भाग लेने वाला संगठन वृक्षारोपण प्रयासों के लिए प्रति हेक्टेयर 1.20 लाख रुपए तक प्राप्त करने का पात्र होगा और यदि वृक्षारोपण के लिए भूमि का टुकड़ा 1 हेक्टेयर से कम है तो वित्तीय सहायता अनुपातिक रूप से दी जाएगी और इसके अलावा लगाए गए पौधों की जीवित दर के आधार पर प्रति हेक्टेयर 1.20 लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियम 27 और 28 को संशोधित कर यह प्रावधान शामिल किया गया है कि नियम 35 के तहत चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित होने के बाद मतदाता सूची में कोई परिवर्तन या परिवर्धन की अनुमति नहीं होगी और इसके अलावा नियम 35(3) में संशोधन करके चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने का अधिकार उपायुक्त से राज्य चुनाव आयोग को हस्तांतरित कर दिया गया है, जो अब नामांकन पत्र दाखिल करने से कम 7 दिन पहले अधिसूचना जारी करने के लिए जिम्मेवार होगा। इसके अतिरिक्त नियम 88 में संशोधन करके मनोनीत सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के साथ भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने की अनुमति दी गई है।
मंत्रिमंडल ने बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निक, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग और बीएससी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक पाठ्यक्रमों के लिए सीटें बढ़ाने को भी पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में सीटों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में 18 से बढ़ाकर 50 करने की घोषणा मंत्रिमंडल ने की है और इसे मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले की रोहडू तहसील के महंदली में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश मिल्क फैड के पक्ष में भूमि आवंटित करने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से पूर्व BIAS, BAS और BS उत्सर्जन मानदंडों के अंतर्गत आने वाले वाहनों को स्क्रैप करने वाले मालिकों के लिए मोटर वाहन कर में 50% की छूट देने को भी आज मंजूरी दे दी है। इसके अलावा रोगी देखभाल में सुधार के लिए मंत्रिमंडल ने IGMC शिमला में रेडियोथेरेपी विभाग के अंतर्गत दर्द एवं उपशामक देखभाल प्रकोष्ठ में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी है। हमीरपुर जिले के धनेटा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा इसके प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पदों के सृजन और भरने का भी फैसला लिया है। कांगड़ा जिले में नगर पंचायत ज्वाली को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई है। शिमला जिले में नगर परिषद सुन्नी को उसके अधिकार क्षेत्र से कुछ क्षेत्रों को बाहर करके नगर पंचायत के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने को भी आज मंजूरी दी है। इसके अलावा स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए मंत्रिमंडल ने नव निर्मित उप तहसील लोहारघाट के अधिकार क्षेत्र को उपमंडल अर्की से सोलन जिले में उपमंडल नालागढ़ में स्थानांतरित करने का भी फैसला लिया है। राज्य सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार 15 कैदियों की समय पूर्व रिहाई को भी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी और इस शर्त के साथ कि रिहाई के बाद उनके आचरण को सुनिश्चित किया जाएगा और ऐसा पहली बार किया गया है। तो ये कैबिनेट की बैठक के आज के फैसले थे। अब कल भी 12 बजे कैबिनेट बैठक होगी और इस बैठक में मानसून सत्र की बैठकें तय हो सकती है। साथ ही शहरी निकाय के चुनाव को लेकर संशोधित रोस्टर को भी कल चर्चा के लिए लाया जा सकता है। हालांकि मंजूरी इसे कहा जा रहा है कि परसों प्रेजेंटेशन देने के बाद पूरी तरह से मिलने की संभावना है। इसके साथ ही जॉब ट्रेनी भर्ती को लेकर भी कल कैबिनेट में चर्चा संभावित है। तो कुल मिलाकर कल भी कैबिनेट की बैठक ठीक 12 बजे शुरू होगी। आज बैठक का जो एक सिलसिला था वो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जारी रहा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो कल बैठक होगी कल भी 2 से 3 घंटे तक ये बैठक होने वाली है और कई महत्वपूर्ण एजेंडे जो है वो कल भी कैबिनेट में आने वाले हैं, जिसमें खास तौर पर युवाओं की नई भर्तियों को लेकर जो है वो फैसला संभावित है। और अपने दर्शकों को हम एक खबर और बताते हैं। आज कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के राज्य चयन आयोग या फिर लोक सेवा आयोग में अगर भर्तियों के दौरान कोई नकल करता पाया जाता है या नकल करवाता पाया जाता है या पेपर लीक मामले में किसी का नाम आता है तो उक्त आरोपी को 3 साल की सजा जो है वो दी जाएगी। ये बिल आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है, इसे मंजूरी दी है और अब इसे विधानसभा में लाया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी तिरंगे का अपमान बिल्कुल सहन नहीं करेगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ सराज के थुनाग में किया गया व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नेगी से चर्चा के बाद आगे की गई कार्यवाही इसमें की जाएगी और FIR जो है वो अभी तक कई लोगों पर इस पे की जा चुकी है। सीएम ने कहा कि राज्यपाल को हिमाचल पर टिप्पणी शोभा नहीं देती है, वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नशाखोरी के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, PIT NDPS एक्ट लागू किया है, प्रदेश की 3575 पंचायतों की मैपिंग की जा रही है ताकि धरातल पर नशा कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। राज्यपाल ने नशे को लेकर किस संदर्भ में टिप्पणी की है उनसे मुलाकात कर
बात की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार 4 दिन कैबिनेट बैठकें करना व्यवस्था परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है। उन बैठकों के जरिए आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव को और मजबूत किया जाएगा और ये बैठकें रोजाना महज 2 घंटे चलने वाली नहीं है। इनमें विभिन्न एजेंडों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बैठक में आपदा राहत पैकेज के अलावा आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए विभिन्न फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सांसद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में दिल्ली में विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा होता 2023-24 में भी, जब पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त था, उस समय भी भाजपा के सांसद मिलते और पीडीएनए की राशि केंद्र सरकार से लाते। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार भी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्र सरकार से मिलने को तैयार है, लेकिन जिन लोगों की जमीन आपदा में बह गई है उन्हें बसाने के लिए वन भूमि प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से छूट मिलनी चाहिए। इसी तरह से अगली खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के किसान बागवानों से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में वन भूमि पर सेब के पेड़ कटान पर रोक लगा दी है। अब आगामी आदेशों तक वन भूमि पर अतिक्रमण करके लगाए गए सेब के पेड़ नहीं काटे जा सकेंगे। शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पंवर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं और इससे पहले हिमाचल हाई कोर्ट के इसी साल 2 जुलाई के अतिक्रमित वन भूमि पर उगाए जा रहे सेब के बगीचों को काटने के आदेश दिए थे। इन आदेशों के बाद लगभग 4500 सेब के पेड़ काटे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन तथा जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने टिकेंद्र सिंह पंवर और एडवोकेट राजीव राय की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। टिकेंद्र पंवर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश एडवोकेट सुभाष चंद्रन ने बताया कि राज्य में अब आगामी आदेशों तक सेब के पेड़ नहीं काटे जा सकेंगे और इसी मामले पर हिमाचल सेब उत्पादक संघ के बैनर तले कल शिमला में सचिवालय का घेराव भी रखा गया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से सेब बगीचे काटने पर रोक लगाने और घरों पर तालाबंदी रोकने की मांग की जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान के बारे में अवगत करवाया। प्रधानमंत्री ने आपदा से हुए नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी ली और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री को हमने बताया है कि इस आपदा में लोगों के घर ही नहीं, उनकी जमीनें भी बह गई है। अब उनके पास घर बनाने की भी कोई जगह नहीं बची है। ऐसे में उन्हें जमीन देने के लिए वन संरक्षण कानून में रियायत दी जाए ताकि बेघर हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पुनः बसाया जा सके। साथ ही पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए एरिया स्पेसिफिक राहत पैकेज देने और प्रदेश में बार बार आ रही प्राकृतिक आपदा के कारणों के अध्ययन के लिए भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया है, जिससे बार बार हो रहे नुकसान से बचाव हो सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस आपदा की वजह से प्रदेश में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिसमें लगभग 1000 करोड़ से अधिक नुकसान सराज विधानसभा में हुआ है, जबकि 23 जून की उस रात सराज, करसोग और नाचन में ही कुल 42 की जान चली गई और अकेले सराज से ही 29 लोग आपदा का शिकार हुए। 500 से अधिक घर पूरी तरह से बह गए हैं और 1000 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो कि रहने लायक नहीं बचे हैं। इसके साथ ही नाचन, करसोग और धर्मपुर में भी भारी नुकसान हुआ है। धर्मपुर में स्याठी गांव में पूरी तरह से जमींदोज हो गया और लोग खुले में रात काट रहे हैं। इसलिए पुनर्वास पुनर्निर्माण के लिए एरिया स्पेसिफिक राहत पैकेज देने का निवेदन भी किया गया है। ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद बात कही है। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। नौकरी की आस में लंबे समय से संघर्ष कर रहे करुणा मुल्क आश्रित आज सचिवालय पहुंचे थे। इस दौरान करुणा मुल्क कर्मचारियों ने सालों से लटके मसलों के समाधान का मुद्दा उठाया और सरकार से एक बार फिर करुणा मुल्क आश्रितों ने गुहार लगाई है कि उनके लिए एक पॉलिसी बनाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। करुणा मुल्क आश्रितों ने मांग की है कि आज से शुरू हुई कैबिनेट बैठक में उनका एजेंडा लाकर उन्हें राहत प्रदान की जाए। लगभग 20 वर्षों से नौकरी की उम्मीद में करुणा मुल्क आश्रित काफी बार संघर्ष और आंदोलन की राह
भी अपना चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक उनके लिए कोई नीति निर्माण नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश भर में लगभग 3200 करुणामूलक आश्रित है, जिनसे कुछ आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत रोजगार मिला है। बावजूद इसके अभी भी 3000 के लगभग करुणामूलक आश्रित सरकार से नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश कांग्रेस सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान को निंदनीय व अशोभनीय बताया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल वो करते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री ने मंडी सराज व हिमाचल की जनता का अपमान किया है, वो अक्षम्य अपराध है। बिंदल ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है। तिरंगे के ऊपर लाखों जीवन कुर्बान है। बिंदल ने कहा कि हिमाचल की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार केवल और केवल राजनीति करने में मस्त है। ऐसे में झूठे मुकदमे दर्ज करना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष को कर्मचारी विरोधी और अनियमितताओं को बताते हुए उन्हें तुरंत पद से हटाने और महासंघ के पदाधिकारियों की चार्जशीट को निरस्त करने की मुख्यमंत्री से मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री को पूरे मामले में हस्तक्षेप कर बिजली बोर्ड कर्मचारियों के साथ हो रही ज्यादतियों और उनके मुद्दों को हल करने की मांग उठाई है। महासंघ ने दो टूक कहा है कि यदि समय रहते कर्मचारी विरोधी फैसले वापस नहीं लिए गए तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी सड़कों पर लामबंद होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री 7 अगस्त से पहले उनकी ये मांगे पूरी नहीं करते हैं तो मजबूरन संयुक्त कर्मचारी महासंघ विद्युत बोर्ड कर्मचारी महासंघ के साथ इस संघर्ष में खड़ा हो जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश में 3800 करोड़ रुपए के बिजली रिफॉर्म प्रोजेक्ट को 2 साल की एक्सटेंशन मिल गई है और ये परियोजना समय पर शुरू नहीं हो पाई थी, जिसके कुछ बड़े कारण देने के बाद केंद्र सरकार ने इस योजना को एक्सटेंड कर दिया है। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को 2 साल की एक्सटेंशन मिलने से यहां पर आराम से सभी काम पूरे हो सकेंगे और इस परियोजना में राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड जहां एक तरफ स्मार्ट मॉनिटरिंग कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। आधारभूत ढांचे में कई तरह के बदलाव अभी से देखने को मिल रहे हैं। बताया ये भी जाता है कि इस स्कीम को पहले मार्च 2026 तक पूरे करने का लक्ष्य था और उसी लक्ष्य पर बिजली बोर्ड काम में जुटा था, मगर अब इस योजना को मार्च 2028 तक पूरा किया जा सकेगा। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश सरकार बिजली क्षेत्र को और अधिक सक्षम, पारदर्शी और पर्यावरण संवेदनशील बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। विश्व बैंक की ओर से वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने ब्यास नदी पर प्रस्तावित और मौजूदा जल विद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय व सामाजिक प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करवाने का फैसला लिया है। ऊर्जा निदेशालय को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है। निदेशालय ने प्रमुख परामर्श सेवाओं के लिए निविदा आमंत्रण कर दी है और हिमाचल में अक्षय ऊर्जा एकीकरण के लिए वर्ल्ड बैंक ने साल 2023 में 2000 करोड़ मंजूर किए थे। ब्यास नदी बेसिन के लिए व्यापक संचयी प्रभाव का आंकलन करवाया जाएगा, जिससे ये समझा जा सके कि जल विद्युत परियोजनाओं का दीर्घकालिक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव क्या है। राज्य में ऊर्जा क्षेत्र सुधारों को गति देने के लिए ये एक रणनीतिक सलाहकार एजेंसी भी नियुक्त की जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं। मंडी जिले के थुनाग में 25 जुलाई को कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी के काफिले पर काले झंडे फेंकने, गाड़ी पर जूते मारने और पत्थरबाजी की घटना ने नया मोड़ ले लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मंत्री की गाड़ी पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगा था, फिर भी आक्रोशित भीड़ ने जानबूझकर हमला किया और इस घटना में तिरंगे का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने पहले से दर्ज मामले में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत तिरंगे के अपमान से जुड़ी धाराएं भी जोड़ी है। उद्यानिकी एवं वानिकी विद्यालय को थुनाग से स्थानांतरित करने के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन को लेकर 3 एफआईआर अभी तक दर्ज हो चुकी है। अगली खबर की बात करें। पंजाब के लुधियाना में बीती देर रात मलेरकोटला रोड पर जगेड़ा नहर के पुल से महिंद्रा पिकअप गाड़ी नहर में गिर गई। गाड़ी में 29 लोग सवार थे, जिनमें से 2 बच्चे और 3 महिलाओं समेत
6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग नहर में लापता है, जिनकी तलाश जारी है। ये सभी लोग हिमाचल से माता श्री नैना देवी के दर्शन कर अपने गांव मानकवाल लौट रहे थे। अगली खबर की बात करें, मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में कल से 3 जिलों में हैवी टू हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है और इनमें कांगड़ा, कुल्लू व मंडी में बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शेष 9 जिलों में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के तहत राज्य में 30 जुलाई से 3 अगस्त के बीच भी प्रदेश में भारी बारिश होगी और इसके लिए केंद्र द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए आप इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।